खाना बनाना सीख ले, वहाँ तेरे सर्दी के बहाने नहीं चलेंगे। मुझे ससुराल की क्या जरूरत है? मेरे माता पिता ही सास ससुर बने घूमते हैं और मेरी दादी ही मुझे आए दिन सुना देती हैं, और भाई तो दादागिरी करता ही है। किसी को मेरी यहाँ कोई फिक्र ही नहीं है। ये बोलकर ठिठुरते हुए राधिका सब्जी बनाने के बाद रोटी बनाकर भी सबको खिला देती है। उसके बाद सबके गंदे कपड़े को धोने के लिए सामने के हैंडपंप के पास जाती है। हैंडपंप को चलाने में भी इतना जोर पड़ता है कि राधिका हांफ जाती है। मोरी मैया, यहाँ कितना ठंडा पानी है। कल भी कपड़े धोए थे, आज भी धोने पड़े। ठंडे पानी में कपड़े धोने के बाद राधिका जैसे ही थोड़ा आराम करती है तब उसकी माँ, अरे तू आराम कैसे कर रही है? लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, जा जाकर लकड़ी तोड़ कर ला, और फिर बाजार से सब्जी भी आनी है। माँ, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। एक तो वैसे भी हमारी रसोई खुले आंगन में, सुबह उठते ही ठंडी हवा में खाना पीना बनाना पड़ता है और उसके साथ बाकी के काम भी होते हैं। अब आप फिर से मुझे बाहर भेज रही हो। वैसे ही मैं कांप रही हूँ। ये लकड़ी का काम तो आप ऋषभ को बोल सकती हो। हे भगवान, तू कितना किचकिच करती है ससुराल जाकर, तुझे इससे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। अभी से ही आदत डाल ले। और तेरा भाई क्यों करेगा? वो लड़का है और तू लड़की। चूल्हा चौका और घर लड़कियों को ही संभालना होता है, लड़कों को नहीं। ठीक है माँ। राधिका मोटी शॉल पहनकर जंगल में जाती है और लकड़ियाँ काटने लगती है। लकड़ी काटने में तो मेरा दम निकल रहा है। घर जल्दी नहीं गई तो अंधेरा हो जाएगा, और अभी सब्जी भी खरीदनी है, फिर खाना बनाना है। ये नहीं, मेरे घर वाले लड़का लड़की में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? 3 के मम्मी पापा तो अपने बेटा बेटी दोनों से ही प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ तो बस मैं ही गलत हूँ और मैं ही कुली हूँ। कुल्हाड़ी चलाने में राधिका को तकलीफ होती है, जिससे उसके हाथ में चोट भी लग जाती है। फिर भी वो सारी लकड़ियाँ काट कर घर ले आती है और उसे रखने के बाद बाजार जाती है। भैया 2 किलो पत्ता गोभी, पालक, हरा धनिया, गाजर, टमाटर दे दो। 150 रुपए हो गए, लेना है तो लो वरना रख दो। अरे भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैसे ठंड लग रही है, दोबारा माँ भेजेंगी तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। लेकिन फ्री धनिया दो आप, 2-3 गड्डी। ये ले, डाल दिया, अब फूट। गरीबी में आटा गीला। शाम होते ही अंधेरा हो जाता है। घर पहुंचकर राधिका खाना बनाने की शुरुआत करती है तो आंगन में कुछ दिखाई नहीं देता। इस वक्त ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। कांपते हुए राधिका जैसे तैसे लालटेन जलाती है, फिर पालक तोड़कर ठंडे पानी से साफ करके चूल्हे पर चढ़ाती है। लेकिन राधिका जितनी बार माचिस जलाती उतनी बार चूल्हे की आग बुझ जाती थी। फिर कागज डालकर चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर में चूल्हे से काला धुआं निकलने लगता है, जिससे राधिका को खांसी आने लगती है। बाप रे, इस मिट्टी के चूल्हे पर ठंड में काम करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। काश मैं किसी अमीर घर में पैदा होती तो ऐसे परेशान नहीं होना पड़ता। अरे भाई, धुएं से खसवा खसवा कर मारेगी क्या? कब तुझे काम करना आएगा? पापा, हवा इतनी तेज चल रही है कि लकड़ी बार बार बुझे जा रही, तो मैं क्या करूं? जल्दी खाना बना। राधिका चूल्हे के पास कोई टीन रख देती है, जिससे वहां हवा नहीं आती है, और राधिका बड़ी मुश्किल से रोटी बनाकर ले जाती है। मम्मी पापा दादी आ जाओ, सब खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। ओए ऋषभ, बाहर से सब्जी लेकर आओ और खिड़की बंद कर। मैं क्यों जाऊं? मैं बाहर गया तो ठंडा हो जाऊंगा। आप बाहर से खाना बनाकर आ रही हो तो सब लेकर आना चाहिए ना। माँ देखो ना, दीदी को बड़ी मुश्किल से गर्म पैर हुए हैं। और मैं जो ठंड में दिन रात कांप कांप के काम करती हूँ, वो क्या है? फिर तू बहस करने लगी। मैंने बोला था ना, इस घर के सारे काम तुझे ही करने, अब जा। फिर राधिका को ही बाहर से खाना उठाकर लाना पड़ता है और खिड़की खुद बंद करके सबको खाना परोसती है और अंत में खाना खाती है। फिर जूठे बर्तन बाहर हैंडपंप पर साफ करती है। भगवान जी, जिंदगी भर मैं यही काम करती रहूंगी। घर में सब लोग मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। और बर्तन साफ करने के बाद राधिका अंदर जाकर सोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। हर रोज सुबह कांपते हुए हाथों से चूल्हे में लकड़ियां जमाती है, फिर दूध गर्म करके भाई को देती है, बाकी सबका खाना तैयार करती है। आंगन की मिट्टी और फर्श ओस से गीले थे। ठंडे पांव रखने पर राधिका को अपने पर बर्फ जैसे जमे हुए महसूस हो रहे थे। लगता है कल से ज्यादा ठंड पड़ गई है। अब तो जमीन पर पांव रखना भी मुश्किल हो गया है और रसोई में चप्पल भी नहीं पहन सकते। माँ बाहर खुले आंगन में खाना बनाने पर बहुत ठंड लगती है। रसोई को अंदर कर लो ना, देखो ना जितने बर्तन साफ करती हूँ। फिर तेरी जुबान खोली, ज्यादा रईस बाप की औलाद है क्या? दिखाई नहीं देता एक छोटी सी झोपड़ी है जिसमें अंदर बड़ी मुश्किल से तो सब सो पाते हैं। अब उसमें ये रसोई भी आ जाएगी तो हम सब ठीक से सोएंगे कैसे? और फिर तुझे तो लकड़ी जलाने आती नहीं है, कमरा धुएं से अंदर भर देगी और हम खांसते खांसते मर जाएंगे।
बड़ी जुबान चलती है ललिता तेरी छोरी की, बड़ी जुबान चलती है इसकी, ठीक से शादी कर दे। माँ जी शादी करने का तो मेरा भी मन है इसका, लेकिन आप देख ही रहे हो ना इसे ठीक से काम आते कहाँ है रसोई के। पता नहीं ससुराल जाकर क्या करेगी, कहीं नाक ही ना कटवा दे। यहाँ तो तू हमें कह देती है कि रसोई इधर कर लो उधर कर लो, पर आए लोग तेरी ये बात ना सुनेंगे। माँ मेरी ऐसी जगह शादी मत करना जहाँ पर मुझे ऐसे खुले में रसोई मिले। पापा आप तो मुझे समझो, देखो ना हाथ कैसे लाल हो चुके हैं काम कर कर के, और पैर भी जम गए हैं। मैं तुझे कोई करोड़पति बाप लगता हूँ या मेरे पास इतना पैसा है तेरे दहेज में देने के लिए? जैसा रिश्ता मिलेगा वही तय कर दूंगा, समझी? नहीं पापा ऐसा मत करना, आप लोग तो ऐसे व्यवहार करो जैसे मैं आपकी कोई दुश्मन हूँ, आपकी अपनी बेटी हूँ। दूसरे घर जाकर परेशान रहूंगी तो अच्छा लगेगा। वो क्या कहते हैं ऋषभ तेरी बहन, वो कर रही है काला अत्याचार। दादी काला अत्याचार नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ हाँ वही वही, इमोशनल ब्लैकमेल। अरे चल फटाफट काम कर, और आज लहसुन की चटनी भी बनाना सिलबट्टे पर, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। ठीक है पापा बना दूंगी। राधिका जब लहसुन छील रही होती है तो उसके नाखून सही उसे खुद को लहसुन छीलते हुए लग जाती है। मम्मी एक एक काम करने में मुझे मौत आ रही है, ये नहीं कि कोई मेरी मदद भी कर दे। अगर मैं बना रही हूँ तो थोड़ी हेल्प तो करनी चाहिए ना। अच्छू अच्छू, लो जुकाम भी हो गया, लेकिन मम्मी को क्या ही फर्क पड़ेगा, मैं तो लड़की हूँ, मुझे पराए घर जाना है। क्या अपने आप में बड़बड़ाई जा रही है, काम तो तुझे ही करने होंगे। राधिका लहसुन छीलने के बाद सिलबट्टे पर ठंडी हवा में आंगन में बैठकर लहसुन को पीसने लगती है। उंगलियां अकड़ रही थी, लहसुन पीस ही नहीं रहा था। बाप रे, मेरे तो हाथ ही नहीं चल रहे। काश कोई आरामदायक रसोई होती जहाँ गरम गरम लग रहा होता। अभी अंगीठी जला लूंगी तो माँ सुनाने लगेंगी कि काम छोड़कर हाथ सेक रही है। अच्छू। लहसुन की चटनी पीसने के बाद राधिका जैसे तैसे बाजरे की रोटी चूल्हे पर सेंकती है और साथ में कड़ी परोसती है। ऐसे ही घर के सारे काम राधिका ही करती थी, चाहे कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो या रसोई का कोई काम। खुली रसोई में काम करते करते बेचारी थक जाती थी और ठंड से परेशान रहती थी। यहाँ तक कि खांसी जुकाम के लिए भी माता पिता उसे दवाई नहीं दिलाते थे और लड़की को बोझ समझकर किसी चीज की कोई सुविधा नहीं देते थे। मेहमान भी घर पर आते थे तब भी ठंडे आंगन में बैठकर राधिका को ही खाना बनाना पड़ता था। और कुछ दिनों में पंडित एक अच्छे घर का रिश्ता ले आता है जहाँ राधिका के माता पिता को कुछ भी देना नहीं पड़ता। खुशकिस्मती से राधिका एक अमीर परिवार में पहुंच जाती है जहां गाड़ी से उतरते ही आलीशान लाइट से जगमगाते हुए हवेली को देखती है। बाप रे, क्या सच में ये मेरा ससुराल है? ये बड़ा सा घर? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा ससुराल है। इतना बड़ा गार्डन और घर देखकर तुम हैरान हो रही होगी, लेकिन अंदर देखकर तुम और भी शॉक्ड हो जाओगी। सच में गौतम जी, ये इतनी सारी गाड़ी किसकी है? भाभी, हमारी भाभी और किसकी होगी? आपके स्वागत के लिए पूरी हवेली को सजा दिया। बहू जैसे ही सीढ़ियां चढ़कर ससुराल में घुसती है तब सास उसकी आरती उतारकर चावल के कलश से गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मुस्कुराकर बहू सास ससुर के पैर छूती है कि ठंडी हवा चलते ही बहू कांपने लगती है। बाप रे, कितनी ठंड हो रही है। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। अरे शकुंतला, बहू को तो ठंड लग रही है, देखो तो कैसी कांप रही है। ओहो भाभी, आपको कहीं सर्दी ना लग जाए। चलो चलो अंदर जाकर जल्दी से यहाँ पर बैठ जाओ, हम आपके लिए हीटर चला देते हैं। जी मालकिन, हम अभी बना कर लाते हैं। बहू सोफे पर बैठ जाती है। नौकर लड्डू भैया बहू के आसपास 2 हीटर जला देता है और राधिका शॉल भी उड़ा देती है जिससे उसकी कंपकपाहट कम हो जाती है। इतने में सास अपने हाथ से सूप पिलाती है। बस बस माँ जी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब इतनी ठंड नहीं लग रही। अरे तू पागल है, ऐसे कैसे? चिंता ना करो, कहीं बीमार पड़ गई तो लोग क्या बोलेंगे? बहू को आते ही बीमार कर दिया, उसका ख्याल नहीं रख। फटाफट सूप पी, फिर आराम से सोना। अच्छा ठीक है माँ जी, ये तो गजब ही हो गया। मुझे नहीं पता था मैं इतने बड़े ससुराल में शादी करके आऊंगी। और यहाँ सब कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से बोलते हैं। जरा सी ठंड क्या लगी, मेरे लिए शॉल, हीटर, गर्मा गर्म सूप आ गया। और एक मेरा मायका, जहाँ मैं आंगन में तीनों टाइम खाना बनाते समय कांपती रहती थी, लेकिन किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ देर बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। राधिका का बिस्तर भी काफी गर्म था जहां वो सुकून की नींद सोती है। अगले दिन वो सास ससुर के पैर छूकर घर के बाहर जा रही होती है तब सास रोककर, अरे बहू, बाहर कहाँ जा रही है? माँ जी, इतना बड़ा घर है, मुझे रसोई कहीं मिल नहीं रही तो लगा कि बाहर ही होगी। हमारे घर में भी रसोई बाहर थी ना।
अरे बहू, तो वहाँ थोड़ी होगी, हमारा इतना बड़ा घर है, रसोई अंदर है। चल मैं तुझे दिखाऊं, और वैसे भी अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता देती। नहीं नहीं माँ जी, मुझे कुछ चाहिए नहीं, आज तो मेरी पहली रसोई है ना, तो मैं खाना बनाऊंगी। अरे भाभी, अभी तो आपके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आप रसोई में काम करोगी? अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, आज मैं आप सबको अपने हाथ का गाजर का हलवा बनाकर खिलाना चाहती हूँ। उसे छीलने में भी तो टाइम लगेगा और बनाने में भी। बताइए ना माँ जी, रसोई कहाँ है? अच्छा ठीक है। तब शकुंतला, कबीर राधिका को किचन की तरफ ले जाते हैं। तभी चिंकी भी आ जाती है। रसोई में घुसते ही उसे गर्माहट महसूस होती है। साथ ही बड़ी सी रसोई के अलग अलग आधुनिक उपकरणों को देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये सब क्या है? बहुत अलग अलग चीज है, मैंने कभी नहीं देखी, और यहाँ तो आते ही गर्माहट लग रही है। मुझे तो अपने मायके में खाना बनाते टाइम रसोई में बहुत ठंड लगती थी। अरे भाभी, यहाँ पर वार्म फर्निशिंग हो रखी है। ये टाइल सर्दियों में कभी ठंडी नहीं लगती, चाहे नंगे पैर रहो चाहे कैसे भी। और दूसरा, रसोई में 2-2 हीटर चल रहे हैं। और भाभी, आप कह रहे थे ना गाजर का हलवा बनाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। अरे चिंता मत करो, ये मशीन देख रही हो आप, ये वेजीज कटर की मशीन है। ये डाला गाजर और बटन दबा दिया। कबीर के ऐसा करते ही गाजर ग्राइंड होकर प्लेट में आ जाती है। अरे बाप रे, ये तो घंटों का काम मिनटों में होने वाला उपकरण है। ये तो एकदम सही है। बहू, तुम इतना बोल रही हो इसीलिए हम तुम्हें रसोई में आज कुछ करने दे रहे, वरना इतनी ठंड में कुछ नहीं करने देते। कोई मदद चाहिए हो तो लड्डू से या मुझसे कह देना। जी माँ जी। घर का नौकर लड्डू सारे गाजर धोकर राधिका को दे देता है और राधिका मशीन से बड़ी आसानी से सारी गाजर घिस लेती है और फिर लड्डू से बिना लाइटर वाला गैस स्टोव जलवा लेती है। फिर घी में गाजर का हलवा बनाने लगती है, जिससे कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। अरे वाह, इस गाजर के हलवे की कितनी अच्छी खुशबू आ रही। मुझे तो यकीन नहीं होता 15 मिनट में ही ऐसी खुशबू आ रही है। वरना मायके में तो मैं लकड़ी जलाती ही रह जाती थी, आंखों में इतना धुआं लगता था, ठंड लगती थी वो अलग, और इसका धुआं जा कहाँ रहा है? अरे छोटी मालकिन, ये चिमनी है, चिमनी के द्वारा सारा धुआं बाहर चला जाता है। अरे वाह, ये भी बहुत अच्छी चीज है। कुछ ही देर में राधिका बढ़िया सा गाजर का हलवा बनाकर सबको परोस देती है, जिसे खाकर खुश हो जाते हैं सब। और वो बर्तन ठंडे पानी में धोने जा रही थी कि पति से जूस का गिलास छूट जाता है। ओहो, ये मुझसे क्या हो गया? कोई बात नहीं जी, मैं साफ कर देती हूँ। अरे तुम साफ मत करो, क्लीनिंग रोबोट है ना। गौतम रोबोट का एक बटन दबाता है और वो अपने आप ही सारा फैलाया हुआ जूस साफ कर देता है, जिससे जमीन चमक जाती है। अरे बाप रे, ये क्या गोल गोल चीज थी गौतम जी, जिसने फर्श चमका दिया? अरे बताया तो, ये क्लीनिंग रोबोट है। अगर तुमसे कोई भी रसोई में गंदा हो जाए तो ये हमेशा रसोई की सफाई के लिए रहता है और बाहर की सफाई के लिए अलग क्लीनिंग रोबोट डिवाइस है। वाह, मैंने तो सोचा नहीं था मेरे ससुराल की रसोई इतनी बढ़िया होगी। अभी तक मुझे हाथ गीले करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी बर्तन तो साफ करने ही होंगे ना? अरे नहीं, माँ कभी भी अपने हाथ से बर्तन साफ नहीं करती। ये डिश वॉशर है ना। चिंकी, तुम अपनी भाभी को बता दो, मैं जाता हूँ। अरे भाभी, रसोई में सारे बर्तन अपने आप साफ हो जाते हैं, बस इसमें सारे गंदे बर्तन डाल दो और ये डिटर्जेंट डालकर बटन दबा दो। कुछ ही देर में सारे बर्तन धुलकर सूख कर बाहर आ जाएंगे। चिंकी के बताने पर राधिका डिश वॉशर में सारे बर्तन लगाकर उसका बटन दबा देती है। 20 मिनट बाद बर्तन ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे कि दुकान से नए लाई हो। ये तो कमाल हो गया। फिर राधिका आराम करती है। वो शाम को रसोई में आलू छीलती है कि हाथ मिट्टी के हो जाते हैं, जिसे धोने के लिए वो टंकी खोलती है तो वहां से भी गर्म पानी निकलता है। अरे लड्डू भैया, इसमें गर्म पानी कैसे आ रहा है? नल से तो ठंडा पानी आता है ना हमेशा। अरे छोटी मालकिन, ऊपर देखिए, गीजर लगा हुआ है। ये ठंडा पानी को गर्म में कर देता है। आपको पता है, ये सारी सुख सुविधाएं माँ जी ने आपके लिए खास करवाई हैं। क्या सच में? मगर क्यों? अरे ताकि ससुराल में आकर आपको ठंड में किसी भी चीज से परेशानी ना हो, इसीलिए उन्होंने रसोई को इस तरीके से मॉडिफाई करवा दिया जो सिर्फ गर्माहट दे। सच? मुझे तो यकीन ही नहीं होता, कहाँ मैं अपने मायके में इतना परेशान रहती थी। कभी मिट्टी का चूल्हा जलाती थी, कभी लकड़ियां इकट्ठे करती थी, तो कभी सिलबट्टे पर ही हाथ थक जाते थे। लेकिन यहाँ तो माँ जी ने मेरे आने से पहले ही सब कुछ मेरे लिए कर दिया। ऐसी राधिका का ससुराल में अच्छा समय गुजरता है। ठंड में उसे ससुराल में किसी भी चीज की परेशानी नहीं होती और खास तौर से रसोई में खुशी खुशी खाना बनाती, क्योंकि वहां हीटर की गर्माहट रहती है। चिमनी की वजह से धुएं में खांसती नहीं है। फटाफट सब्जियां कट जाती हैं। इंडक्शन पर बटन दबाते ही खाना बन जाता है। कपड़े भी ऑटोमेटिक मशीन में धुल जाया करते थे। इसके चलते भी बहू को थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो जाता है, जिस वजह से बहू कैटल में पानी लेने रसोई में जाती है।
अच्छा, बाप रे, सर्दी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। गर्म पानी बार बार पीना पड़ रहा है और अभी भी असर भी नहीं हो रहा है। अरे बहू, तू परेशान क्यों हो रही है? बार बार आना जाना करके रसोई नीचे है और तेरा कमरा ऊपर। मैं तेरी सास माँ से कह के देता हूँ, कुछ सामान तेरे कमरे में रखवा देंगी। अरे पापा जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अरे नहीं बहू, हम तेरी तबीयत के साथ कोई रिस्क नहीं लेंगे। गिरधर शकुंतला से बात करके और राधिका की तबीयत देखकर उसके कमरे में इलेक्ट्रिक कैटल, माइक्रोवेव इंडक्शन लगवा देता है और बाजार जाकर दोनों पति पत्नी इंस्टेंट सूप, नूडल्स, इंस्टेंट मोमोज, कॉफी, पानी, इतनी चीजों का इंतजाम करके उसके कमरे में करवा देते हैं। जिसके बाद बहू बैठे बैठे कॉफी बना लेती है और लड्डू को कहती है, लड्डू भैया, मैंने अपने लिए कॉफी बनाई थी तो बाकी सबके लिए भी बना दी है, आप उन सबको दे दीजिए ना, और ये माँ जी की कम शुगर वाली। अरे बहू, मालिक ने आपकी सुविधा के लिए कमरे में ये छोटी रसोई का सामान रखवाया था। आप तो यहाँ से भी सबकी सेवा कर रही हो। क्या करूँ लड्डू भैया, मैं अपना फर्ज भी नहीं भूल सकती और बोर भी हो जाती हूँ। नौकर सबको कॉफी दे देता है। अजी, आपने उसके कमरे में ये सुविधा करवा कर अच्छा किया। अब वो बार बार ऊपर नीचे करके परेशान तो नहीं होगी। हाँ, वही तो। कितने अच्छे ससुराल वाले हैं मेरे बिस्तर पर बैठे बैठे अब मैं मैगी भी बना सकती हूँ, पास्ता भी और कॉफी भी। वहीं एक मेरा मायका था जो ठंड में कपकपाहट में बाजार लकड़ी तोड़ने के लिए भेज दिया करते थे। ऐसे ही अगले दिन सास ससुर नंद देवर पार्टी में गए होते हैं। तब पति आकर, राधिका, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं बाहर से खाना लाना भूल गया और अब ऑर्डर भी नहीं होगा और इतनी ठंड में कुछ गरम गरम खाने का मन कर रहा है और तुम नीचे जाकर परेशान हो, मैं नहीं चाहता। अरे आप चिंता मत करो, मैं यहाँ बेड पर बैठे बैठे सब कुछ कर दूंगी, मेरे पास इंस्टेंट नूडल्स के पैकेट है। तब राधिका बैठे बैठे इंडक्शन पर इंस्टेंट नूडल्स बना देती है जो क्विक हॉट पॉट रेसिपी होती है और दोनों पति पत्नी खाकर खुश हो जाते हैं। वाह राधिका, तुमने तो बाहर के चाइनीज रेस्टोरेंट जैसा माहौल फिट कर दिया। मुझे पता था आप यही बोलोगे, मैंने आज एक ऐसी रेसिपी देखी थी। रात को वो लोग पार्टी से आ जाते हैं और सब सो जाते हैं। अगली सुबह राधिका अपने कमरे में ही तैयार होने के बाद माइक्रोवेव और एयर फ्रायर और इलेक्ट्रिक कैटल की वजह से चाय विदाउट ऑयल, समोसा और चीज ब्रेड बनाकर डाइनिंग टेबल पर ले आती है। और ये देखते ही ससुराल वाले, अरे भाभी, इतना सारा नाश्ता आप ऊपर से यहाँ कैसे ले आ रहे हो? आपको तो रसोई में बनाना चाहिए था। अच्छू, हाँ, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी ना, तो माँ जी ने मेरे कमरे में ही कुछ सामान रखवा दिया, तो मैं वहीं से ही ब्रेकफास्ट बनाकर ले आई। ये तो बहुत अच्छा किया भाभी आपने। फिर सभी लोग नाश्ता करते हैं। वाह बहू, गर्मा गर्म चीज सैंडविच और चाय पीकर मजा आ गया। हाँ भाभी, थैंक यू सो मच। वैसे बहू, हम तुम्हें ठंड में कोई तकलीफ नहीं देना चाहते, लेकिन खास मेरे दोस्त तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए आज शाम को ही घर पर आ रही है, तो तुम बढ़िया सा डिनर तैयार कर दोगी ना? क्या है ना, वो शादी में नहीं आ पाए थे। अरे पापा जी, नेकी और पूछ पूछ, मेरी तबीयत अब ठीक है। कौन सा मैं बाहर ठंडी हवा में काम करने जाती हूँ अपने मायके की तरह। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे कभी इतनी सुविधा भी नहीं दी, क्योंकि हम गरीब थे। दूसरा, उन्होंने मेरी परवाह भी नहीं की। लेकिन आप लोग जिस तरीके से मेरा ख्याल रखते हैं ना, मेरे खुशी के आंसू निकल आते हैं। देखना शाम को आपके सारे दोस्त खाने की बहुत अच्छी तारीफ करेंगे। पर बहू, तेरे माता पिता तेरी परवाह क्यों नहीं करते थे? छोड़िए ना माँ जी, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई मैं भी। राधिका, हम तुमसे पूछकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, पर तुम्हारी फिक्र करते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। मैं आप सबको जो बोलूंगी उस बात पर आप सब हंसने लगेंगे कि आज के जमाने में भी कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। दरअसल मेरे माता पिता लड़की को बोझ और काम करने वाली समझते हैं कि लड़की पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर सकती, आखिर में उसे चूल्हा चौका ही संभालना होता है। तो मुझसे भी हमेशा वही करवाया, लेकिन मेरे भाई को पढ़ाई में आगे रखा और घर इतना छोटा था कि बाहर खुली आंगन वाली रसोई में ही मैं काम करती रही। वहां भी हाथ नीले पड़ जाते थे। कभी सर्दी जुकाम होता था तो दादी तक फिक्र नहीं करती थी, बल्कि एक की चार लगाती थी अपने जमाने की बातें बताकर। तब सास बहू के आंसू पोंछकर माथा चूमते हुए, चल पहले रो मत, पहले के जमाने में लोग अच्छा दूध दही खाते थे, पहले का वातावरण इतना प्रदूषित नहीं होता था और गांव में शुरू से ही ये सब काम करने की आदत होती है। लेकिन शहर में आज के दौर में मिट्टी के चूल्हे पर काम करना बहुत अंतर आ चुका है इसमें, और उन्होंने नहीं समझा तो ये उनकी मानसिकता है। पर तू हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, मैं तो अपनी चिंकी और तुझे बराबर समझती हूँ। थैंक यू, आप सब बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। यहाँ तो मुझे आप लोग किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होती।